15 फरवरी 2022 को सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल को यूट्यूब के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया था। जब कुछ यूजर्स के द्वारा सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल को एक्सेस किया गया तो एक एरर मैसेज जो है रिफ्लेक्ट हो रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायोलेट करने की वजह से सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया है। कुछ समय पहले ही राज्यसभा और लोकसभा को मर्ज करके सनसेट टीवी का निर्माण किया गया था। ये एक राष्ट्रीय प्रसारण चैनल है जिसके माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को दिखाया जाता है। अगर एक यूपीएससी अभ्यर्थी के संदर्भ में मैं बात करूं तो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के स्टडी रूटीन का भी ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसी कंटेक्स्ट में कि इसके यूट्यूब चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया था, साइबर से रिलेटेड चीज़ों को हम समझेंगे। आज के इस वीडियो में ना सिर्फ इस मुद्दे के बारे में हम जानेंगे, बल्कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसके बारे में भी जानेंगे, उसके प्रोविजंस को बढ़ेंगे, उसकी जो धारा 66A थी जिसको लेके काफ़ी विवाद भी रहा था उसके बारे में समझेंगे। और साथ में फरवरी 2021 में आईटी रूल्स को गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था और मई 2021 में उनको लागू भी कर दिया गया, उन नियमों के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा हम अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और कल की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनके आंसर्स को भी हम जो है थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, जो मैंने आपको कंटेक्स्ट बताया उसी को हम जानते हैं कि YouTube ने सनसेट टीवी के चैनल को टर्मिनेट कर दिया। ये वर्ड टर्मिनेशन क्या होता है? जब किसी चैनल को सस्पेंड कर दिया जाता है, या अगर मैं लेमन लैंग्वेज में उस चैनल को बंद कर दिया जाता है, जब यूजर्स के द्वारा उस चैनल को एक्सेस नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि ओनर के द्वारा भी अपने चैनल को एक्सेस ना किया जा सके, यूट्यूब की तरफ से वो चैनल बंद कर दिया जाए, इसको टर्मिनेशन बोलते हैं। कई बार ये टर्मिनेशन परमानेंट होता है और कई बार किन्हीं कारणों की वजह से टेम्परेरी बेसिस पे टर्मिनेशन हो जाता है, जैसा कि सनसेट टीवी के केस में हुआ, क्योंकि ये चैनल फिर से रीस्टोर हो चुका है। देखिए, सनसेट टीवी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें इन्होंने बताया कि कुछ हैकर्स के द्वारा, कुछ स्पैमर्स के द्वारा जो सनसेट टीवी का यूट्यूब चैनल है उसमें कुछ छेड़खानी की गई थी और उन्होंने इसका नाम भी चेंज कर दिया था। इसीलिए उस चैनल की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए YouTube ने इस चैनल को टर्मिनेट कर दिया था। इसके सिक्योरिटी पहलुओं को देखा गया और जो फिर कंप्यूटर इमरजेंसी एंड रिस्पांस टीम है सर्ट इन भारत की, उसके द्वारा इस चैनल के नेम को फिर से रीस्टोर किया गया और YouTube के द्वारा इस चैनल का टर्मिनेशन भी खत्म कर दिया गया, यानी कि अब आप इस चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी संदर्भ में देखिए, आज हम काफ़ी सारी चीज़ों को समझेंगे। मैंने आपको एक वर्ड बताया, कम्युनिटी गाइडलाइंस। देखिए, YouTube ये कहता है कि हर क्रिएटर के पास ये फ्रीडम है कि वो कोई भी कंटेंट बना के YouTube पे डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी कंटेंट से यहाँ मतलब कोई भी नहीं है। किसी भी देश के कानून के तहत जो चीज़ें अलाउ हैं वही आप कंटेंट के रूप में डाल सकते हैं। इसके अलावा YouTube के कुछ खुद के भी गाइडलाइंस है। अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप कंटेंट डालेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन अगर उनका वायोलेट करते हैं तो जो है आपके चैनल पे स्ट्राइक लग सकती है, आपके चैनल को बंद किया जा सकता है, यूट्यूब की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए, और ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है ये ना सिर्फ वीडियो पर लागू होते हैं, बल्कि जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं उस पर भी लागू होते हैं। जो यूट्यूब का एक थंबनेल बनाया जाता है ये उस पर भी लागू होते हैं। बेसिकली ये हर एक सामग्री पर लागू होते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो सनसेट टीवी का यूट्यूब चैनल था उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था स्कैमर्स के द्वारा और इसका नेम चेंज करके इथूरियम, जो कि एक वर्चुअल करेंसी है, इसके नाम पर कर दिया गया था। और मैंने आपको बताया कि सर्ट इन के द्वारा इसको फिर रिस्टोर कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो YouTube पे वीडियोस रिपोर्ट होती हैं, या मैं आपको कहूँ कि देखिए YouTube पे कोई भी वीडियो डली वो दो तरीके से बेसिकली बंद हो सकती है। पहला,
यूट्यूब की एक अपनी जो है प्रोसेस है जिसमें मशीन के द्वारा और कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा वीडियोस की जो है जांच की जाती है। वो 24 घंटे आपके वीडियोस को चेक करते हैं। अगर मशीन के द्वारा या फिर ह्यूमंस के द्वारा उस यूट्यूब में कुछ भी आपत्तिजनक मिलता है तो वो उस यूट्यूब वीडियो को हटा देते हैं। इसके अलावा यदि आपको या मुझको कोई वीडियो ऐसा लगता है जिसका कंटेंट सही नहीं है तो हम भी जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ एक्चुअली चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे अगर कोई सेक्सुअल कंटेंट है या फिर अगर कोई वायलेंट कंटेंट है, अगर हेटफुल या अब्यूसिव कोई कंटेंट है, चाइल्ड अब्यूज़ की गई है, कोई डेंजरस एक्ट है, या फिर क्या है टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, या फिर कोई चीज़ आपको गलत जानकारी देती है, स्पैम या मिसलीडिंग है। इसके अलावा अगर वो आपके राइट्स को इन्फ्रिंज करता है या फिर कैप्शन को लेकर कोई इश्यू है तो आप जो है वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन सब चीज़ों का हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको दिखाया है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो यूट्यूब खुद भी जो है वीडियोस को देखता है, दूसरा जो है हम लोग भी किसी भी वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद उस वीडियो की जांच होती है। अगर रिपोर्ट जो किया गया वो सही पाया जाता है तो उस वीडियो को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे जो है यूट्यूब एक सेफर कम्युनिटी बनाने की कोशिश करता है। अब यूट्यूब जो है किन बेसिस पे किसी वीडियो को हटाता है या किसी चैनल को बंद करता है, तो ये दो बेसिस होते हैं। पहला होता है कि कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, दूसरा होता है कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कॉपीराइट क्या होता है, देखिए हमने पेटेंट राइट्स पढ़ा था, तो कॉपीराइट भी एक तरह का पेटेंट राइट ही होता है। जिसके पास मालिकाना हक है किसी भी सामग्री का, अगर ओरिजिनल वीडियो किसी मूवी की है, किसी सॉन्ग की है और उनकी मर्जी के खिलाफ आप यूज करते हैं और उस सामग्री का मालिक जाके कंप्लेन कर देता है तो आप पर कॉपीराइट जाती है। ठीक है, दूसरा, अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस का आप उल्लंघन करते हैं, वो कौन कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस है देखिए, तो जैसे स्पैम और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से अगर आप जुड़े हुए हैं, यानी कि आप अपनी पहचान को छिपाते हैं या किसी दूसरे की पहचान धारण करके आप जो है डिजिटली कुछ काम कर रहे हैं, या फिर कुछ जो है संवेदनशील कंटेंट है, जैसे चाइल्ड को हार्म करने वाला कोई कंटेंट है या न्यूडिटी को प्रमोट करने वाला कोई कंटेंट है, तो भी जो है उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत रोका जा सकता है। इसके अलावा हिंसक या खतरनाक कंटेंट हो, अगर आप वायलेंस को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं या सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं या खुद को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कानून के तहत आने वाले सामान, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी बिक्री अवैध होती है, जैसे हथियार या फिर नशे को बेचना, ठीक है, या फिर अगर आप गलत जानकारी दे रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, अगर इस तरह की चीज़ों को आप जो है करते हैं तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन माना जाता है और आपके चैनल को जो है टर्मिनेट किया जा सकता है इस बेसिस पे। ठीक है, तो दो चीज़ें थी, दोनों हमने अच्छे से समझ ली। नेक्स्ट देखिए कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो कंटेंट हटाया जाता है, चैनल को बंद किया जाता है, वो दो तरीके से होता है। एक तो मशीन के द्वारा जो है, दूसरा ह्यूमंस के द्वारा भी जांच की जाती है। तो देखिए जो चैनल बंद हुए हैं उसमें आपका करीब इतना बड़ा रेशियो तो मशीन के जरिए ही पहचान की गई थी। इसके अलावा फिर नंबर 2 पे उपयोगकर्ता यूजर्स ने कुछ रिपोर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ फ्लैगर्स थे जिन्होंने फ्लैग किया था कि ये चीज़ गलत है, फिर गैर सरकारी संगठन ने कुछ चीज़ें बोली और फिर सरकारी एजेंसी ने भी कुछ चीज़ों को रिपोर्ट किया, तो उन चीज़ों को फिर हटा दिया गया। ठीक है, ये डाटा था जो बेसिकली आपको बस इतनी अंडरस्टैंडिंग देता है कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है मशीन्स के द्वारा ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और फिर उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है। ये तो बेसिकली एक न्यूज़ थी। अब हमारे एग्जाम में से क्वेश्चंस किस जगह से पूछे जाएंगे हम उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ प्रावधान लेकर आए हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। देखिए कई बार क्या होता है, हम सिर्फ न्यूज़ पढ़ लेते हैं और फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। दरअसल वो करंट अफेयर ही होता है, लेकिन करंट अफेयर को पढ़ने की भी एक तकनीक होती है। न्यूज़ जो आई है उस न्यूज़ के बैकग्राउंड में जाइए और सिलेबस उठाइए और देखिए
देखिए आपके सिलेबस में उस न्यूज़ से रिलेटेड क्या दिया गया है, फिर वो सिलेबस आपको पढ़ना है, उसी सिलेबस से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, संसद टीवी क्योंकि एक राष्ट्रीय चैनल है तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन सिर्फ न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड पाठ्यक्रम में जो दिया गया है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं सूचना तकनीकी अधिनियम 2000। ठीक है, तो देखिए भारतीय संसद के द्वारा पारित ये अधिनियम है, 17 अक्टूबर 2000 को ये पारित हुआ था। ठीक है, और फिर 2019 को भी एक घोषणा के माध्यम से इसमें जो है संशोधन किया गया था। इस ही अधिनियम के अंदर साइबर टेररिज्म को डिफाइन करने वाली एक धारा है, वो है 66F। यानी कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि साइबर टेररिज्म से रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ है, तो वो इस एक्ट के अंदर है, उस धारा का नाम है 66F। ये धारा 66F क्या कहती है? पहले ये कहती है कि अगर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर, है ना, भंग करने या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिए कोई क्या करे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से रोके या फिर रोकने का कारण बनता है, तो जो है उस पर कार्यवाही की जा सकती है। दूसरा ये क्या कहता है कि यदि आप बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण करके जबरन किसी कंप्यूटर के इस्तेमाल की कोशिश करते हैं, अगर आप जबरदस्ती किसी के कंप्यूटर एसेट पे अपना अधिकार करने की कोशिश करते हैं, तो भी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद देखिए, यदि आप कंप्यूटर में वायरस जैसी कोई चीज डाल देते हैं या डालने का प्रयास करते हैं, यानी कि बेसिकली आप कंप्यूटर को, उससे जुड़ी डाटा को, उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को हार्म करने की कोशिश करते हैं, तो भी आप पे जो है कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माने और दंड दोनों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा साइबर आतंकवाद अगर कोई फैलाता है या इस तरह की साजिश करता है, तो इस चीज को भी ये प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो ये जो 66F धारा है ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए, ये जो एक्ट है 2000 वाला, इसके अंदर बहुत सारी धाराएं हैं। ठीक है, उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैंने आपके सामने रखा है। जैसे धारा 65 कहती है कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश। यहाँ पे कंप्यूटर संसाधन सिर्फ कंप्यूटर का एक फिजिकल स्ट्रक्चर ही नहीं आता, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में जो चीजें हैं, जैसे इंफॉर्मेशन है डिजिटली जो स्टोर है, जो डाटा उसके अंदर है, वो भी आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो डिजिटली स्टोर डाटा है वो भी आता है। इसके बाद जो धारा 66 है वो क्या कहती है, कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की अगर कोशिश की जाए। ठीक है, फिर 66D है। इसी तरह 66F क्या कहता है, ये साइबर आतंकवाद से रिलेटेड है, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, इसके अलावा धारा 71 क्या कहती है, डाटा या आंकड़ों को अगर आप गलत तरीके से पेश करते हैं। धारा 73 क्या कहती है, अगर आप फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन करते हैं, जैसे हस्ताक्षर को फ्रॉजर करना, यानी कि हस्ताक्षरों की धोखाधड़ी करना ऑफलाइन मोड में एक कानूनी रूप से अपराध है। इसी तरह अगर आप डिजिटल सिग्नेचर्स को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक अपराध बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए कि जो सूचना तकनीकी कानून 2000 है, इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो ये कब संशोधित किया गया, देखिए 2009 में भी एक घोषणा के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया, और हर ऐसा लेन देन जो डिजिटल माध्यम से होता है उसको बेसिकली इसमें मान्यता दी गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को इसके अंदर जो है मान्यता दी गई। इसके अलावा जो धारा 3 है, ठीक है, वो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर्स को मान्यता देती है। पहले इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लिखा था, उसकी जगह पे डिजिटल हस्ताक्षर वर्ड यहाँ पे लिखा गया है। तो ये कुछ अमेंडमेंट जो है की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक आता है इसी आईटी 2000 की धारा 66A। ये काफी ज्यादा विवाद में रहा है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट में गाहे बगाए इसके बारे में कुछ विवाद भी गए हैं, और न्यूज़पेपर में भी यदा कदा इसके बारे में आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो ये क्या है, ये हम समझते हैं। देखिए 2008 में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया। 2009 में बेसिकली ये फोर्स में आ गया। 2012 में एक पब्लिक लिटिगेशन जो है फाइल की गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किनके द्वारा, श्रेया सिंघल के द्वारा, और उन्होंने ये जो 66A है इसकी कॉन्स्टिट्यूएलिटी को, यानी कि इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी।
अब हम सबसे पहले समझते हैं 66 है क्या, है ना। सबसे पहले तो यही समझने की जरूरत है। देखिए 66 बेसिकली ये कहता था, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताओ, कि किसी भी पुलिस अधिकारी के पास ये पावर होगी कि वो किसी कंटेंट को जो है बेसिकली गलत मान सकते हैं। यानी कि आपने कहीं पे कोई कमेंट किया, अगर किसी पुलिस अधिकारी की नज़र में वो जो कमेंट है, सिर्फ एक सिंपल कमेंट, वो जो है ठीक नहीं है, तो इसके बेस पे वो आपकी गिरफ्तारी का कारण बन सकता था। तो बेसिकली यहाँ पे ना बड़ी वेग सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी और बहुत प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था कि कौन सी चीज़ें गिरफ्तारी का कारण बनेगी और कौन सी चीज़ें नहीं। और एक पुलिस ऑफिसर के पास ये काफ़ी ज़्यादा पावर्स जो है दे देता था। इसीलिए इस जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के संदर्भ में जो है इसको चुनौती दी गई। ठीक है, तो श्रेया सिंघल जो केस है वो इसी कंटेक्स्ट में आता है। चुनौती दी गई तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक एडवाइजरी इश्यू की और 66A को बेसिकली क्या है प्रोहिबिट कर दिया। यानी कि भाई आप 66A को एक तरीके से आप कह सकते हैं निरस्त कर दिया बेसिकली। लेकिन फिर 2015 में क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने श्रेया सिंघल वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसमें इस 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। लेकिन फिर 2018 में कुछ एक्चुअली फिर से एक पेपर पब्लिश हुआ और उस पेपर में बताया गया कि 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के बावजूद अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो फिर से ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि जो श्रेया सिंघल वाली जजमेंट है इसको हर कोर्ट में जो अपर अधिकारी हैं उन तक जो है कम्युनिकेट किया जाए। लेकिन अभी 2020 में क्या स्टेटस है, तो 2020 में देखिए जो 66A है इसके अंदर कंप्लेन रजिस्टर करना भारत में अभी भी जारी है। तो ये एक विवादास्पद जो है धारा है जिसके बेसिस पे काफी लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है और बड़े वेग से टर्म्स पर उनको जो है गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो IPC है यानी कि भारतीय दंड संहिता है वो साइबर अपराधों के बारे में क्या क्या प्रोविजन करती है। तो देखिए IPC की धारा 503 कहती है अगर ईमेल के माध्यम से आप किसी को धमकी भरे संदेश भेजेंगे तो ये कानूनी रूप से लीगल नहीं है। IPC की धारा 463 क्या कहती है, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं। ठीक है, IPC की धारा 420 देखिए फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड्स को जो है बताती है। फिर जो आपका NDPCS एक्ट है ये दवाओं को ऑनलाइन बेचना, अगर आप गलत दवाई बेच रहे हैं, ठीक है, फर्जी दवाई बेच रहे हैं, तो जो आपका NDPS एक्ट है वो इनको रेगुलेट करता है। फिर जो आर्म्स एक्ट है वो ये कहता है हथियारों की जो ऑनलाइन खरीद बिक्री है इसका प्रोहिबिशन और इसको रेगुलेट किया जाता है इस एक्ट के द्वारा। अब देखिए फरवरी 2021 में गवर्नमेंट के द्वारा सूचना तकनीकी नियम ये लाए गए और मई में बेसिकली इनको जो है लागू कर दिया गया। यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया, ये कहा गया कि जो सोशल मीडिया है उन पर कंप्लेन करने के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए एक सेल बनाना होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आप किसी कंटेंट को हटा रहे हैं, देखिए जैसे ट्विटर ने कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट को जो है बैन कर दिया था, इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया था कि आप इस तरह के कुछ ट्वीट्स कर रही हैं जिनसे जो है वायलेंस भड़कने की आशंका है। ठीक है, इसी तरह एक और राइट विंग के एक्चुअली नेता थे, उनके भी अकाउंट को बैन कर दिया गया था। उनका नाम मुझे जो है मैंने बताया हुआ है आपको, स्लाइड में ही है, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए सीना का एक चिनार कोर करके जो है इंस्टाग्राम अकाउंट था उसको ब्लॉक कर दिया गया था, 7 दिन के बाद रीस्टोर किया गया था। तो बेसिकली जब आप ये करते हैं, आप किसी कंटेंट को हटाते हैं, किसी चैनल को बैन करते हैं, तो आपको कारण बताना होगा कि किस बेसिस पे आपने ऐसा किया है। ठीक है, जैसे कंगना रनावत वाले मामले में ये बताया गया कि आप वायलेंस को प्रोवोकेट करने वाले क्योंकि ट्वीट्स कर रहे हो तो इसीलिए आपके अकाउंट को जो है बैन किया जाता है, और ये रूल जो है 2021 में गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लैरिफाई कर दिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कटिंग दी हुई है कि सोशल मीडिया और जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं इन पर नियम सख्त हो गए हैं। ठीक है,
इसके बाद देखिए ये क्या कहता है, एक आपको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, और ये जो ऑफिसर्स आप नियुक्त करेंगे ये बाहर के नहीं होने चाहिए, ये भारत के ही होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया है कि आपको जो है अगर कोई पोस्ट करता है तो कोई अगर नई खबर है तो उसकी जानकारी जो है देनी होगी, और जो है हर महीने शिकायत पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसकी भी जानकारी देनी होगी। साथ में एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन इसको भी नियुक्त करना होगा, और 24/7 यानी कि 24 घंटे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं उनके साथ आपको तालमेल बिठा के रखना होगा, यानी कि आपको बेसिकली एक जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके साथ मिलके काम करना होगा। अगर कोई भी साइबर अपराध होता है तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी हर महीने, अगर कोई शिकायत की गई है उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये सब बताना होगा। तो बेसिकली क्या है, थोड़ी सी गिरफ्त इन पे जो सोशल मीडिया हैं कंपनीज बड़े बड़े इन पे टाइट की गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की कोशिश की गई इन नियमों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीजें जो है बेसिकली क्लियर हो गई होंगी। और अब देखिए आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कल की वीडियो में मिलेगा। ये आप जो है स्क्रीनशॉट भी लेकर सेव रख सकते हैं ताकि चीजें आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मेंस का है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद के द्वारा 2000 में अधिनियमित किया गया था। ये साइबर अपराध और साथ में ई कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए भारत का क्या एक प्राथमिक कानून, एक प्राइमरी लॉ है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये अधिनियम साइबर स्पेस से उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है? आपको एक समालोचनात्मक जो है इसका आंसर करना है, ठीक है। तो पार्ट्स, एक एक पार्ट्स जो पूछा गया है एक एक पार्ट्स के बेसिस पे इसका आंसर कीजिएगा। अब हम कल की वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये था कि विलफुल डिफॉल्टर के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी। तो मैंने आपकी वीडियो में बताया था हर वो व्यक्ति जो ऐसी मंशा रखता है कि मैं पैसा ले तो लूंगा लेकिन चुकाऊंगा नहीं, वो विलफुली डिफॉल्ट करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपकी चारों स्टेटमेंट हैं वो सही बैठती है विलफुल डिफॉल्ट के बारे में, इसलिए उपरोक्त सभी डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों यानी कि कमर्शियल बैंकों को किन किन मामलों में जो है नियंत्रित करता है। तो देखिए बैंकों का आपस में मर्ज करना हो यानी कि दो बैंक मिलाकर आपस में जो है एक बैंक बनाना हो, जैसे कि अभी हाल ही में कुछ बैंकों को मर्ज भी किया गया था, इसमें आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। ब्रांच एक्सपेंशन में आरबीआई रेगुलेट करता है, जैसे 25% आपको ब्रांचेस रूरल एरिया में खोलना मैंडेटरी है, ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन दी हुई है, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर किसी बैंक को खत्म करना है तो उससे जुड़े हुए नियम भी आरबीआई की तरफ से बताए जाते हैं। इसके अलावा देखिए लिक्विडिटी को भी आरबीआई की तरफ से रेगुलेट किया जाता है, जैसे सीआरआर कितना रहना चाहिए एक बैंक का, एसएलआर कितना रहना चाहिए, ये सब आरबीआई बताता है। तो चारों ही मामलों में आरबीआई जो है रेगुलेट करता है बैंकों को, इसीलिए इसका भी उपरोक्त सभी यानी कि डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कल के प्रश्न थे, आज के प्रश्न का कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा, उससे आपको क्या है ना एक इंटरेक्टिव स्टडी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी पूरी संस्कृति आईएएस टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।